दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 6, जिसमें आज हम द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध जो था इसका समय काल 1939 से 1945 तक था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 में हुआ और कांग्रेस का प्रस्ताव ये था कि युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। और दोस्तों लॉर्ड लिथगो इस समय जो है भारत का वायसराय था। इसकी जो गतिविधियां थीं उसने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और 17 अक्टूबर 1939 को भारत जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया गया। दोस्तों 1 सितंबर 1939 से जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था और उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन थे, जिनका की कार्यकाल 1937 से 1940 था और दूसरे प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। 1940 से 1945 इनका कार्यकाल था। अब आइए देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान की मांग। देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग ने इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 में जो आयोजित हुआ था, इसके अध्यक्ष इकबाल थे और अध्यक्षीय भाषण में इलाहाबाद अधिवेशन मुस्लिम लीग का 1930 में जो इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने की थी और इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति की थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति लाहौर अधिवेशन जो 22 से 24 मार्च 1940 के बीच हुआ था, वहाँ पे हुई और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और लाहौर अधिवेशन जो मुस्लिम लीग का था, उसमें भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग रखी गई। दोस्तों लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का जो 22 से 24 मार्च 1940 तक चला था, उसमें जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार्य नहीं है और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ही जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण तिथि देखिए, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस का आयोजन भी किया गया था। चौधरी रहमत अली का नाम आता है दोस्तों जब भी पाकिस्तान शब्द की बात आती है या पाकिस्तान का नाम आता है। चौधरी रहमत अली कौन था? दोस्तों चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र, जिन्होंने 1933 में पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था और इसके द्वारा एक पैम्फलेट जारी किया गया था, नाउ आर नेवर, आर वी टू लिव आर पेरिश फॉरएवर। ये जो है एक पैम्फलेट था जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के नामकरण 5 इकाइयों के नाम पे, जिसमें पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सर्विस अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान था, इन 5 प्रांतों के नाम पर पाकिस्तान शब्द जो है इन्होंने रखा था। और दोस्तों सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अब आइए आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह पर। आप जानते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में चलाया गया था। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये अगस्त प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने गांधी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करके व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति क्या थी कि ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध करना। इसके अलावा दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? डेट याद रखिए, 17 अक्टूबर 1940 को। पहले सत्याग्रही कौन थे? आप जानते हैं, विनोबा भावे। और द्वितीय सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह में पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे।
अब आते हैं दोस्तों क्रिप्स मिशन पर। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में, जिसके अध्यक्ष सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे। देखिए, क्रिप्स मिशन जो है 1942 का है, डेट याद रखिएगा। ये इसके अध्यक्ष सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे और संविधान निर्मात्री परिषद में भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है क्रिप्स मिशन। इसके अलावा वायसराय की नई कार्यकारी परिषद में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे और युद्ध के बाद इसमें क्रिप्स मिशन में ये व्यवस्था की गई कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा और सबसे पहले क्रिप्स मिशन में ही संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का उल्लेख किया गया था। दोस्तों, क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक यानी उत्तर दिनांकित चेक या उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी थी क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने। और दोस्तों, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अब आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य इसमें ये है कि देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महात्मा गांधी ने ही सबसे पहले सर्वोदय यानी अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल यानी सभी के उदय, सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। और सर्वोदय समाज की स्थापना आचार्य विनोबा भावे के द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। क्रिप्स मिशन के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। तो क्रिप्स मिशन, इसमें भारत के लिए ये आश्वासन था किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा और इसमें संविधान निर्मित करने का अधिकार भारतीयों को होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा और संविधान निर्मात्री परिषद में कौन कौन लोग शामिल होंगे? तो दोस्तों, इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के नामांकित प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में चर्चा की गई थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह कहा जाता है और इसके मुख्य केंद्र पूर्वी यूपी में यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर थे। और बिहार में देखिए, गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण ये भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख स्वतः स्फूर्त केंद्र थे। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित हुई थी, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे और यहीं पर क्विट इंडिया प्रस्ताव पारित हुआ। और दोस्तों, ये जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, इसमें भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो याद कर लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, JB कृपलानी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इसके अलावा P सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, GV पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष और सैयद महमूद इसमें शामिल थे। इसके अलावा अगर जो बात करें यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की, तो दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 7 अगस्त 1942 को हुई थी और ये बैठक ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक बम्बई में आयोजित हुई थी। इसमें विशेष ये था कि इसमें वर्धा प्रस्ताव, जो कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 14 जुलाई 1942 को हुई थी, यहाँ पर वर्धा प्रस्ताव जो कि भारत छोड़ो की पुष्टि की गई और 8 अगस्त 1942 को वर्धा प्रस्ताव थोड़े संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया था और इसमें ये घोषणा की गई कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है, ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को किया गया था। इसके अलावा एक प्रश्न बनता है दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव यानी क्विट इंडिया जो रिजोल्यूशन था, वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसको समर्थन सरदार पटेल द्वारा दिया गया और भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख गांधी जी द्वारा नेहरू और मौलाना आजाद के सहयोग से तैयार किया गया था। आगे आते हैं दोस्तों, देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और प्रगति किस प्रकार रहा।
तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ और इसी समय ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी की गई और गांधी जी को कैद करके आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया, अहमदनगर किला में। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, आगा खां पैलेस में गांधी जी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर पीसी घोष, पट्टाभी सीतारमैया, सैयद महमूद और जेबी कृपलानी। इसके अलावा बांकीपुर जेल पटना में राजेंद्र प्रसाद और हजारीबाग में शिव कुमार और रामानंद को कैद किया गया था। आंदोलन में भागीदारी, तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन व्यापक आंदोलन था जिसमें समूचे देश की भागीदारी थी, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास थे। और दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त यानी अपने से गति पकड़ने वाला या चलने वाला आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि इसी समय, इस आंदोलन के प्रारंभ होने के समय ही शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी जो कि इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का गुप्त रूप से राम मनोहर लोहिया ने नियमित रूप से प्रसारण किया और भूमिगत होकर उषा मेहता जो है संचालन करने वाले छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्य थीं। यहाँ पर देखिए इस सर्किल के द्वारा लुई फिशर कौन था? तो दोस्तों लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार था जो कि महात्मा गांधी के जीवनीकार भी रहे हैं और लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे और भारतीय स्वतंत्रता की मांग जो है लुई फिशर ने अपने पत्रकारिता के द्वारा प्रस्तुत किया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। करो या मरो यानी डू और डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण कहाँ फरार हुए थे? तो हजारीबाग के सेंट्रल जेल से। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या रहा था? तो ये पृथक रहा था। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में दोस्तों कांग्रेस सम्मेलन में गांधी जी का संबोधन पट्टाभी सीतारमैया के अनुसार वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। और बीमारी के आधार पर गांधी जी को कब रिहा किया गया था? 6 मई 1944 को। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कुछ समानांतर सरकारें गठित हुई थी उनके बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तलचर जो है उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पर कुछ समय तक समानांतर सरकार चली। बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार चली। सतारा जो महाराष्ट्र में स्थित है 1943 से 1945 तक। और दोस्तों ये सबसे लंबे समय तक यानी सतारा में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार रही और इसका प्रति सरकार नामकरण किया गया। इसके प्रमुख नेता वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल थे। तामलुक दोस्तों मिदनापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है और दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक जातीय सरकार का संचालन यहाँ पर हुआ और तूफान पीड़ितों को सहायता के लिए यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो तलचर, बलिया, सतारा और तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। 1919 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि ली और 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस उत्तीर्ण हुए और 1938 में और 1939 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए, लेकिन 1939 में गांधी जी के विरोध के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और विशेष बात ये रही कि 1943 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को नेताजी और देश नायक और देशभक्तों के देशभक्ति की उपाधियां दी जाती हैं।
दोस्तों देश नायक की उपाधि नेताजी को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई और देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी के द्वारा नेताजी को कहा गया था। और सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। अब आइए देखते हैं आज़ाद हिंद फौज के गठन की रूपरेखा। दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में जो है ये मार्च अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा ये स्थापित हुई थी और सितंबर 1942 में इसकी औपचारिक घोषणा हुई थी। इसके अलावा देखा जाए तो जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था काउंसिल ऑफ एक्शन के गठन का और प्रतिनिधित्व समिति के। इसके अलावा दोस्तों इसको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी के बीच समन्वय और अधीक्षण का भी अधिकार दिया गया था। बात करें अगर तो 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किया गया था और दोस्तों सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा दी जाती है और हिंदी में इसे ही आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। तो दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन है वो या प्रारंभ है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। दोस्तों लाल किला मुकदमा किससे संबंधित है? तो नवंबर 1945 में लाल किला मुकदमे के प्रमुख अभियुक्तों में राशिद अली जिनको 7 वर्ष कारावास और प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और शाहनवाज खान को मृत्युदंड की सजा दी गई थी। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का नेतृत्व जो अधिवक्ता थे उसमें भूला भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू थे और इसके सदस्यों में अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए लाल किला मुकदमे में मृत्युदंड की सजा को माफ किया था। अब आइए देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और संवैधानिक विकास के क्रम में महत्वपूर्ण कैबिनेट मिशन के बारे में। देखिए दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 में गठित हुआ था और ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था। तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन एक का जो शिष्टमंडल था उसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जो भारत मंत्री थे। सदस्यों में स्टीफर्ड क्रेप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। और इस यानी कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया और इसके प्रस्ताव के प्रमुख बिंदुओं में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया, भारत एक संघ होगा और संविधान सभा का गठन ये कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में थे। और दोस्तों गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरह पक्ष में थे। संविधान सभा तो देखिए संविधान सभा जो है उसका प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन द्वितीय अधिवेशन जो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था दिल्ली में, दोस्तों इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो डेट याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों संविधान सभा के गठन के पूर्व की गतिविधियां। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी में और ये संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन है और स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी ने कहा था कि 20वीं सदी में सर्वप्रथम इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। और दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने 1924 में ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी थी। एम.एन. राय ने दोस्तों औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का सबसे पहले प्रतिपादन किया था और जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के विचार को मूर्त रूप में देने में लगे थे। इसके अलावा दिसंबर 1936 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन था जिसमें संविधान के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई और कैबिनेट मिशन प्लान देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 1946 और इसके अंतर्गत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों।
देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में हुए थे। दोस्तों, संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाने की व्यवस्था कैबिनेट मिशन योजना में की गई थी। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो 296 सदस्य ब्रिटिश भारत प्रांतों से, जिसमें 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और अन्य दलों तथा स्वतंत्र दल से जो है 15 उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। दोस्तों, संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से जबकि 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अब आइए महत्वपूर्ण अंतरिम सरकार के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, अंतरिम सरकार जो है ये गठन के लिए इसका निमंत्रण 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेवेल के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था और 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। एक प्रश्न आता है दोस्तों, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946, ये तिथि याद रखिएगा। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, लेकिन 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था और अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य, याद रखिएगा, अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य संविधान सभा में अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। और दोस्तों, 2 सितंबर 1946 को इसका अंतरिम सरकार के गठन में खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रक्षा विभाग बलदेव सिंह और विदेश मामले जवाहरलाल नेहरू के पास था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि, भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के इतिहास का 6वां भाग। और ये वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीईटी परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।